हेलो हेलो टू ऑल ऑफ यू, हेलो माय डियर व्यूअर्स। सो भाई हम लोगों ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रखा है एंड इस यूट्यूब चैनल पे लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक मैंने करवा दिया था। अब हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ की। इज दैट क्लियर? और गॉस लॉ किसके लिए बना हुआ है? दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ किसके लिए बना हुआ है? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बना हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? क्या हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर कहीं से निकल रही है, किसी चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी ना किसी सरफेस को क्रॉस भी करेगी? इज दैट क्लियर? तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से क्रॉस कर रहा है, इस बात का मेजर कौन देगा हमें? इस बात का मेजर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। इज दैट क्लियर? सो दैट आई कैन से दैट और वी कैन से दैट electric flux is a measure of total number of electric field lines crossing perpendicularly any area situated inside the electric field. Is that clear? Okay, so कोई भी एरिया है, सपोज दैट यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, सपोज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज पासिंग फ्रॉम this side to this side in a particular way. Uniform electric field is passing in this way. Okay, and if I just place my hand in this way, so क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी, इसको क्रॉस करके इधर जाएगी। Is that clear? तो इस वाले सरफेस को परपेंडिकुलरली कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने क्रॉस किया है, दैट मेजर इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, सो बेसिकली कह सकते हैं हम लोग, है ना? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोला है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी कहाँ से? चार्ज से आएगी। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द थिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक सा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देखो भाई, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना होगा तो इसको एनर्जी से रिलेट करके देखो। Is that clear? जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूँ, हमारे घर में विंडो होती है, ठीक है। विंडो का एरिया जितना बड़ा, क्या उतनी ज्यादा धूप अंदर आएगी? सपोज दैट यहाँ पे विंडो है, ठीक है, यहाँ पे सन है। अब सन से सनरेज ऐसे आ रही है, ये वाली बात क्लियर? अगर विंडो छोटी सी तो क्या कम धूप अंदर आएगी? एग्जैक्टली, इट मीन्स कम एनर्जी अंदर आ रही है, ठीक है। इट मीन्स फ्लक्स की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। अगर मैं विंडो को बड़ा कर दूं तो क्या ज्यादा एनर्जी अंदर आएगी? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी अंदर आएगी, इसका मतलब ये है कि क्या एनर्जी से अगर मैं फ्लक्स को रिलेट कर रहा हूं तो क्या विंडो को छोटा या बड़ा कर रहा हूं तो क्या मैं एरिया चेंज कर रहा हूं? इज दैट क्लियर? अब सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन दिस वे, सपोज दैट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मैंने ये वाली सरफेस यहाँ पे रख दी, तो क्या जितनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेगी, क्या फ्लक्स भी उतना ही ज्यादा होगा? इज दैट क्लियर और नॉट? अगर मान लो सपोज दैट मैंने ये कर रखा है, ये केवल 2 फिंगर्स यूं ले रखी है, ठीक है, तो इससे फ्लक्स पास होगा φ1, ठीक है। मैंने 4 फिंगर्स ले ली, इससे फ्लक्स हुआ φ2, दैट मींस φ2 इज ग्रेटर देन φ1। ये वाली बात क्लियर है? इसका बेसिक सा मीनिंग ये है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब और दूसरी बात करते हैं, अगर मान लो मैंने ये सरफेस जो है यहाँ पे, इसका एरिया जो है वो कांस्टेंट रखा है, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लो 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर चार्ज बढ़ा दिया और 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है इसको, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई? भाई मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी तभी तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो क्या मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू electric field intensity. Is that clear? Phi is directly proportional to area, phi is directly proportional to the electric field intensity. अच्छा जी, चलो ये वाली बात भी सही है, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर दिया एरिया के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अच्छा चलो, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या करूँ? तो क्या बेसिकली मैंने ये वाली सरफेस रखी है यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कमिंग इन दिस वे, ओके। तो अगर ऐसे क्रॉस करेगी तो क्रॉस करके जाएगी, बिल्कुल
ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से एरिया, ये जो एरिया है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये वाली बात क्लियर है। एरिया के बारे में आपको पता है एरिया क्या है। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। चलो बात करते हैं एरिया की। एरिया जो होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होता है भाई? वेक्टर क्वांटिटी होता है एरिया। अब वेक्टर क्वांटिटी होगा तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होगी। सपोज दैट दिस बोर्ड इज मतलब इसको मैं एरिया मान लेता हूँ, तो क्या इसके परपेंडिकुलर इस वाले डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर इस वाले डायरेक्शन में, जो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा सही, वो हम ले लेंगे। इज दैट क्लियर? बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज द थिंग, है ना। अब क्या करेंगे, एरिया है, एरिया की वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। चलो ठीक है, एरिया हमको समझ में आता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है। अब आ जाओ वापस, ये सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पास हो रहा है, तो क्या सरफेस ये, सरफेस ये, तो क्या इसका एरिया वेक्टर एक तो इस वाले डायरेक्शन में और एक इस वाले डायरेक्शन में, मैंने ये वाले डायरेक्शन को कंसिडर किया। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम जो फ्लक्स पास हो रहा है, क्या मैक्सिमम फ्लक्स इसी डायरेक्शन में पास हो रहा है? यस और नो? और मैक्सिमम फ्लक्स अगर इसी डायरेक्शन में पास हो रहा है, कितने डिग्री पे? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो क्या फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा। बिल्कुल सही बात है। और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, अगर मान लो सपोज दैट 90 डिग्री, तो क्या फ्लक्स मिनिमम होगा? कितना होगा? मिनिमम। एंड मिनिमम भी कितना? 0। कैसे? जैसे मान लो ये वाली सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाली डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, थीटा इक्वल्स टू 0, फ्लक्स मैक्सिमम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस वाले डायरेक्शन में, मतलब लाइंस आर गोइंग इनटू दिस डायरेक्शन, अगर लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में है, तो क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो मेरे एक बात समझ में आती है कि अगर 90 डिग्री का एंगल है, इसका मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने इसको क्रॉस नहीं किया है, और इसको क्रॉस नहीं किया तो फ्लक्स 0 हो गया। Is that clear? फ्लक्स कितना हो गया? 0 हो गया। तो दैट मींस अगर फाई थीटा इक्वल्स टू 0 है, थीटा किस किस के बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। थीटा 0 है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम, और थीटा अगर 90 डिग्री है, दैट मींस फ्लक्स इज मिनिमम। ओके, और मिनिमम भी कितना? 0 डिग्री, ठीक है। इससे मुझे ये बात समझ में आती है कि ऐसा कौन सा साइन कॉस का रेशियो है, या कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो 0 डिग्री पे मैक्सिमम देता है और 90 डिग्री पे मिनिमम देता है। तो मेरे को याद आया कॉस थीटा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos theta, where theta is the angle between electric field intensity and area vector. Okay, इतनी बात समझ में आती है तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ phi is directly proportional to E A cos theta। अब मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 न्यूटन पर कूलम, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, थीटा की वैल्यू 0 ले ली, तो सब कुछ 1 आया। तो मेरे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा phi is equals to k e a cos theta, तो यहाँ पे k की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। तो हियर k की वैल्यू कितनी होती है? हियर k की वैल्यू 1 होती है, तो क्या phi बराबर e a cos theta आएगा, ठीक है, आएगा। बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो क्या phi बराबर e डॉट a कर सकता हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो क्या फर्स्ट फॉर्मूला जो मेरे पास बना है, क्या मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू e डॉट a बना है? हाँ या ना? अब ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जैसा कि तुम्हें भी यहाँ से पता चल रहा होगा। स्केलर क्वांटिटी कैसे है भाई? स्केलर क्वांटिटी ऐसे है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें जो गिवन क्वांटिटी मिलती है वो क्या स्केलर क्वांटिटी होती है? बिल्कुल होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये वाली चीज है। सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, ऑब्वियस सी बात है, हमको समझ में आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अच्छा, और कौन सी बातें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में होती है? तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी हो गया, phi is equals to E डॉट ए हो गया, ठीक है। ये सारी की सारी चीज जो है हमारे, हमने यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिया भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए एक फॉर्मूला बना दिया, phi is equals to E डॉट ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए बनाया है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला
बना लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को वापस देख लो, क्या मैंने एक एरिया यहाँ पे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सारी बातें मैं पिछले प्रीवियस वीडियोस में कर चुका हूँ। अगर डीपली ढंग से देखना चाहते हो भाई सारा चैप्टर, अगर अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को वापस रिवाइंड करके और अच्छे से सीखो, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या एक सरफेस मेरे पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सारी की सारी बातें मैंने लास्ट वीडियोस में कर ली है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे एक ही चीज नहीं है, और वो नई चीज कौन सी है? दैट इज सरफेस, दैट इज सरफेस। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को ही तो क्रॉस कर रहा है। तो अब भाई सरफेस कितने प्रकार की होती है? तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की सरफेस होती है। हमारे पास बेसिकली 3 तरह की सरफेस होती है। अब 3 तरह की सरफेस कौन सी होती है भाई? बात सुनो ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सरफेसेस, टाइप्स ऑफ सरफेसेस। अब मेरे पास जो सरफेसेस होगी वो कौन कौन सी सरफेसेस है? तो मेरे पास फर्स्ट में जो सरफेस आती है दैट इज डिस्क्रीट सरफेस, ठीक है, दैट इज डिस्क्रीट सरफेस। एंड जो सेकंड वन सरफेस आती है दैट इज कॉन्टिन्यूअस सरफेस, कॉन्टिन्यूअस सरफेस, ठीक है। और तो थर्ड वन आती है दैट इज क्लोज सरफेसेस, क्लोज surfaces. Is that clear? Okay, so discrete surface हो गई, continuous surface हो गई and closed surface हो गई. Okay, discrete surface, what does that mean? Discrete surface का मतलब होता है आपने basically suppose that आपके टाइल्स का फर्श होगा, ठीक है। तो यूँ मान लो अगर मैं बात करता हूँ इस तरह की, यहाँ पे ये इतना एरिया है, इस एरिया में फर्श डाला गया है और फर्श में मैंने टाइल्स लगाई है। क्या लगाई है? टाइल्स लगाई है भाई, ठीक है। तो टाइल्स लगाई तो ये वाली इस तरह से टाइल्स हो जाएगी। क्या ये वाली बात क्लियर है? अब ये इस तरह से टाइल्स हो गई अगर सपोज दैट, ठीक है। तो एक का फ्लक्स अगर डेल फाई है तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या? समीशन ऑफ डेल फाई होगा। ये सुनो, मतलब अगर मुझे एक ब्लॉक का फ्लक्स गिवन है तो क्या मैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करूंगा? नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर मैं काउंट कर लूंगा तो क्या मुझे पूरी की पूरी सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा? यस और नो? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ओके, अब कंटिन्यूअस सरफेस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस सरफेस में मान लो सपोज दैट ये इस तरह से सरफेस है, इस तरह से सरफेस है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यू इस तरह से मान लो ये कंटिन्यूअस सरफेस है, ठीक है। जैसे सीमेंटेड फर्श होता है, ठीक है। मैंने बोला सीमेंट का जो फर्श डाला है उस तरह का जो फर्श है उसको मैंने बोला सीमेंटेड फर्श, ठीक है। या फिर मान लो जैसे दीवार होती है तो दीवार का जो प्लास्टर होता है दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस टाइप ऑफ सरफेस। तो अगर मुझे यहाँ पे इतने से एरिया का फ्लक्स गिवन है ds, ठीक है, सॉरी डी फाई अगर मेरे को गिवन है तो मुझे अगर टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा? यस और नो? एंड दिस इज एन ओपन सरफेस, कंटिन्यूअस ओपन सरफेस, ठीक है। तो फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई होगा, ठीक है। बट इफ आई जस्ट हैव अ क्लोज सरफेस लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से भाई मेरे पास एक स्फीयर है ना, यहाँ पे एक स्फीयर है और स्फीयर है तो भाई ऑब्वियस सी बात है मुझे डी फाई पता होगा, और डी फाई अगर मुझे पता है तो मेरे पास फाई जो टोटल आएगा दैट इज कंप्लीट क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ठीक है। यहाँ पे फोकस करना, इंटीग्रेशन का जो साइन है वो चेंज है, ये कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस का जो टोटल इंटीग्रेशन है उसका साइन है, एंड दिस इज द ओपन सरफेस इंटीग्रल, इज दैट क्लियर? दिस इज द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई, ओके। सो ये वाली बेसिकली बातें हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सरफेसेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो फिनोमेना था उसमें यही था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें हम लोग सरफेस रखते हैं, सरफेस को परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस करती है, द मेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नोन इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक flux. Okay, so this is the thing, this is how we are just relating the electric flux. Okay, so this one is electric flux. चलो ये complete था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दो बातें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातें प्रीवियस वीडियोस में हो चुकी है, और यहाँ पे जो बातें करी है वो किसके बारे में बात करी है? सरफेस के बारे में। तो सरफेस की बात हमने आराम से इसमें कर ली है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को और डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक गॉस लॉ आता है,
क्या आता है भाई? गॉस लॉ आता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे गॉस लॉ की, ठीक है। अब ये जो गॉस लॉ है ना, ये गॉस लॉ किस किस चीजों के लिए वैलिड है, कहाँ कहाँ पे लगता है? तो सबसे पहले इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एप्लीकेबल इन सिमेट्रिकल, suitable for symmetrical charge distributions, symmetrical charge distribution means Gauss law is always suitable for symmetrical charge distributions. Is that clear? And Gauss law always valid in those vector fields which obey inverse square law, ठीक है। जैसे कूलम्ब्स लॉ है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये एक ऐसा वेक्टर फील्ड है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये वाली बात है। तो गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर दोज वेक्टर फील्ड्स व्हिच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉर इनवर्स स्क्वायर law vector fields, ठीक है। those vector fields which obey inverse square law. Is that clear or not? ठीक है। and it is always applicable for closed surfaces only, for closed surfaces, ये ओपन सरफेसेस के लिए नहीं होता है, ठीक है। गॉस लॉ की बात करेंगे तो गॉस लॉ में क्या होगा भाई? गॉस लॉ की बात करेंगे तो ओपन सरफेसेस के लिए नहीं होता है। गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड फॉर क्लोज सरफेसेस, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। अब भाई गॉस लॉ जब इतना कुछ है, ये सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वैलिड फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया, वैलिड फॉर दोज वेक्टर फील्ड्स व्हिच ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड फॉर क्लोज सरफेसेस ओनली, इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल इन क्लोज सरफेसेस, ठीक है। अच्छा चलो, ये वाली बात हो गई, गॉस लॉ की बात हो गई। अब गॉस लॉ है क्या चीज? गॉस लॉ क्या देगा? गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेजर ही बताएगा, बट बहुत ही आसान तरीके से बताएगा, ठीक है। जैसे कि गॉस लॉ का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि गॉस लॉ एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली व्हाट इज दिस, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ की अगर डेफिनेशन की बात करो तो इट इज द मेजर ऑफ फ्लक्स। गॉस लॉ इज मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस is given by 1 by epsilon times the net charge enclosed by that surface, ठीक है। क्या बोलूं भाई? इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट इज phi is equals to q upon epsilon naught, yes or no, ठीक है। मींस क्या होगा, वापस सुनो ध्यान से। गॉस लॉ इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ कि गॉस लॉ क्या होता है, सुनना बात को ध्यान से। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface. Is that clear? This is the net charge enclosed by that surface. Suppose that मैंने बोला कि I just had a sphere, ठीक है। मेरे पास जस्ट एक स्फीयर है, ठीक है। मैंने ये बोला यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, तो Q चार्ज रखा हुआ है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग लाइक दिस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में इस तरह से क्रॉस कर रही होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर हर डायरेक्शन में इस तरह से क्रॉस कर रही है, दैट मींस ये है कि होगा क्या भाई, यहाँ पे टोटल चार्ज क्या है? Q है। तो फ्लक्स passing through this closed surface is given by Q. Q इसके अंदर इंक्लूड है Q by epsilon naught times, ठीक है। या फिर 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by that surface, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गॉस लॉ। अब गॉस लॉ है तो भाई यहाँ पे एक चीज आती है, टर्म आती है गॉसियन सरफेस। जैसे मान लो सपोज दैट मुझे ये बताना है कि यहाँ पे अगर मैंने एक चार्ज लिया है Q, ठीक है। तो Q चार्ज लिया है तो मुझे पता करना है कि इस Q चार्ज से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लोज कर दिया एक सरफेस में, ठीक है। ये क्लोज सरफेस ले ली मैंने, एक स्फीयर का यूज किया, यहाँ पे स्फीयर का यूज किया है, तो phi is equals to Q upon epsilon naught हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वाले स्फीयर में एनक्लोज चार्ज कितना है? एनक्लोज चार्ज Q है, ठीक है। तो ये Q upon epsilon naught हो जाएगा, ठीक है। अब
इस गॉसियन सरफेस, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, ठीक है। जो भी एनक्लोज, चार्ज को एनक्लोज करने के लिए हम लोग जो भी सरफेस का यूज लेते हैं दैट इज गॉसियन सरफेस। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, इसको गॉसियन सरफेस हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे की बात करते हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेसेस की। भाई गॉसियन सरफेसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे बात करेंगे भाई प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। अब भाई प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस की बात करते हैं तो ये क्या चीज होती है, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, तो भाई सबसे पहली बात है प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, शेप ऑफ गॉसियन सरफेस डजंट मैटर, ठीक है। अगर हमें किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो यू जस्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। उस गॉसियन सरफेस की जो शेप होगी, चाहे वो सिलिंड्रिकल है, चाहे वो स्फेरिकल है, चाहे वो क्यूबिकल है, इस पर डिपेंड नहीं करता। एग्जैक्टली लाइक व्हाट, कि भाई मैंने बोला सबसे पहले यूं एक अजीब सी मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। फिर मेरे पास ये स्फीयर है, ठीक है। फिर मेरे पास ये सिलेंडर है, ओके। फिर मेरे पास ये इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज है Q, इसके अंदर चार्ज है Q, इसके अंदर चार्ज है Q, इसके अंदर चार्ज है Q। तो इसका फ्लक्स जो होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका जो फ्लक्स होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका जो फ्लक्स होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका जो फ्लक्स होगा दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सुनो, ठीक है। मतलब गॉसियन सरफेस जो होती है उसकी शेप एंड साइज मैटर नहीं करती है। द शेप एंड साइज ऑफ गॉसियन सरफेस डजंट मैटर, ओके। पहली बात। दूसरी बात ये है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। द फ्लक्स ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज enclosed by Gaussian surface, enclosed by Gaussian surface, ठीक है। मतलब फ्लक्स जो है, फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर यहाँ पे Q है तो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर यहाँ पे 2Q होता तो फ्लक्स क्या होता, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। इज दैट क्लियर? थर्ड थिंग क्या है भाई, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इस पर डिपेंड नहीं करता। जरूरी नहीं है कि Q यहीं पे रखो आप इस वाले Q को अगर यहाँ पे लिख दोगे तो भी फ्लक्स उतना ही रहेगा, चाहे इस वाले Q को यहाँ से मिटा करके यहाँ पे लिख दोगे तो भी फ्लक्स इतना ही रहेगा। मींस फ्लक्स पासिंग थ्रू अ गॉसियन सरफेस does not depend on what? Does not depend on the distribution of charge inside the surface, is that clear or not? ठीक है। तो भाई जो भी फ्लक्स पास हो रहा है, जो भी फ्लक्स लिंक कर रहा है किसी भी क्लोज सरफेस से, ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे। इस वाले चार्ज को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, कहीं रखो ना, बस अंदर होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले शेप कोई भी बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनसाइड क्या चीज है उस पर डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। कहाँ पे है डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दो कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये वाली बात होगी। फोर्थ बात, अगर मैं बोलूं कि भाई जो जैसे मान लो सपोज दैट कि हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड्स जाती है, ये वाली बात क्लियर है। और नेगेटिव जो है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इनवर्ड आती है, ठीक है।
ये वाली बात क्लियर है। अब ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो मैं इस वाले चार्ज को पैक कर दूं, इस वाली सरफेस में, क्लोज सरफेस में पैक कर दूं, तो क्या यहाँ से आउटगोइंग फ्लक्स जो है, आउटगोइंग फ्लक्स को क्या मैं पॉजिटिव कंसिडर कर सकता हूँ, और ये इनकमिंग फ्लक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव कंसिडर कर सकता हूँ। मीन्स आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है it will consider the positive flux and incoming flux जो होता है it will consider as negative flux। ठीक है, आउटगोइंग फ्लक्स को मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, इनकमिंग फ्लक्स को मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। ओके, सो ये वाली चीज हो गई। पांचवी बात करते हैं। पांचवी बात ये करूंगा कि भाई अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने ये बोला कि if phi equals to 0, if phi equals to 0 means इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 है, then definitely E equals to 0 or not। बताओ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इफ इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना, इफ E equals to 0 then phi equals to 0, then it must that phi equals to 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो फ्लक्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्रॉस करने वाली लाइंस जो है वो एब्सेंट है। यस और नो? ठीक है, तो क्रॉस करने वाली लाइंस अगर एब्सेंट है दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है 0 होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। ओके, बट इफ व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है अगर वो 0 है तो इसका मतलब क्या ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? देखो, if electric field equals to 0 then flux equals to 0, ये श्योर है, but vice versa is not true। ठीक है, if electric field equals to 0 then phi equals to 0। ठीक है, but if phi equals to 0 then electric field may be 0 or may not be 0, मे बी 0 और मे नॉट बी 0। ठीक है, तो वही ये वाली बात थी। अच्छा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस को जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस को जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है उसको अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो उससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो हमेशा 0 होगा। लाइक कैसे? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने कोई भी क्लोज सरफेस को रख दिया है जिसके अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इसका नेट फ्लक्स जो होगा ये 0 होगा। कैसे? क्योंकि यहां से देखो टोटल आउटगोइंग फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है और जितना आउटगोइंग हो रहा है उतना ही क्या है, इनकमिंग भी है। तो टोटल आउटगोइंग इक्वल्स टू टोटल इनकमिंग, दैट मींस नेट फ्लक्स इज 0। ये वाली बात क्लियर है? अगर मान लो सपोज दैट ये क्लोज सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर क्या जितनी लाइंस घुस रही है अंदर क्या उतनी ही लाइंस बाहर निकल रही है। दैट मींस नेट इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल्स टू द नेट आउटगोइंग फ्लक्स। ओके, सो दिस इज द वे। ठीक है, क्या पढ़ा आज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, क्या होता है, सरफेस के बारे में पढ़ा, 3 तरह की होती है, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस और क्लोज सरफेस। ठीक है, फिर उसके बाद में गॉस लॉ पढ़ा। गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ इज phi is equals to q upon epsilon naught। Is that clear? Total flux linked with a closed surface is equals to the 1 by epsilon naught times the total charge imposed by that surface। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस पढ़ी। गॉसियन सरफेस क्या होती है? गॉसियन सरफेस एक टूल है कि अगर आपको एक चार्ज दे रखा है, ये चार्ज दे रखा है आपको, तो इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस बना दो और उसका फ्लक्स phi is equals to q upon epsilon naught लिख दो। Is that clear or not? ठीक है, तो ये वाली चीजें थी। फिर हमने बात करी गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हुई अपने पास, 4 प्रॉपर्टी इधर रही, 2 प्रॉपर्टी इधर रही, हाँ या ना? इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द गॉस लॉ एंड गॉसियन सरफेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ओके, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।